विदर्भ के उद्योग जगत के जो सभी महानुभाव उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे विदर्भ के उद्योग जगत के जो सभी महानुभाव उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं तो केवल शुभकामनाएं देने के लिए आया था, लेकिन अभी कोई बड़ा सा टॉपिक अनाउंस हो गया कि मैं इसके ऊपर बोलने वाला हूं, तो टॉपिक भी मुझे पता नहीं है और उस पर क्या बोलना ये भी मुझे पता नहीं है। मैं तो सालों से VIA का फाउंडेशन डे जब होता है और मैं अगर नागपुर में होता हूं तो मैं उसमें हमेशा आता हूं। तो एक सदस्य के रूप में मैं यहां पर उपस्थित हूं और हम सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से आप सभी के आशीर्वाद से 5 वर्ष मुझे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, अब डिप्टी CM के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है, तो हमने ये हमेशा प्रयास किया है कि विदर्भ हो, विदर्भ के उद्योग हो, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर पाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे ला पाए, हमारे उद्यमियों की जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर कर पाए, विदर्भ के लिए अलग अलग प्रकार के पैकेजेस के माध्यम से यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाए, ला पाए। और मुझे खुशी है कि आज हम लोग देख सकते हैं, हमारे चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या हमारे नितिन जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार हो, नागपुर और विदर्भ ये हमेशा हमारे फोकस पे रहा है। अब भी आपने देखा होगा इस बजट में भी बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने नागपुर के लिए, विदर्भ के लिए अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान्स और इन्वेस्टमेंट के प्लान्स भी अनाउंस किए हैं। और मुझे खुशी है कि एक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आज आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, चाहे फिर नागपुर में 20,000 करोड़ का रिन्यू पावर का इन्वेस्टमेंट हो कि जिसमें एंड टू एंड सोलर मैन्युफैक्चरिंग वो करेंगे, या गढ़चिरौली जैसी जगह आज इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों को स्टील में इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि फ्यूचर की स्टील सिटी ये गढ़चिरौली होने वाली है। और मुझे याद है कि जिस समय कौनसरी में मैंने प्लांट लगाने को जगह दी थी, उस समय लोगों को लगता था ये नहीं हो पाएगा, लेकिन अब वो प्लांट रेडी हो गया, नया प्लांट वहाँ पर आ रहा है और भी लोगों ने हमसे परमिशन मांगी है। आज अमरावती जैसी जगह हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छी टेक्सटाइल की इकोसिस्टम, जिस समय अमरावती टेक्सटाइल पार्क की मैंने शुरुआत की उस समय इक्का दुक्का इंडस्ट्री वहाँ थी, आज सारी जगह खत्म हो गई, नई जगह हमको एक्वायर करनी पड़ी। और अभी मोदी जी के तत्वावधान में अमरावती में एक टेक्सटाइल पार्क ये केंद्र सरकार की ओर से भी तैयार हो रहा है और बड़े पैमाने पर एक टेक्सटाइल की इकोसिस्टम वहाँ पर तैयार हो रही है। विदर्भ के अलग अलग जिलों में वहाँ का जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के आधार पर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो। पिछले समय हम लोगों ने विदर्भ में जो बहुत सालों की मांग थी डिफरेंशियल पावर टेरिफ की, वो पावर टेरिफ हमने दिया था। उसके बाद उसमें कुछ कटौती आई है, कुछ लोगों ने उसको मिसयूज भी किया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आज भी उसकी आवश्यकता है, इसलिए उसको
ये जो हमारा डिफरेंशियल पावर टैरिफ है, इसको ठीक ढंग से स्ट्रक्चर करने के लिए एक कमेटी हमने तैयार की है। मेरा विश्वास है कि आने वाले 1 महीने में वो कमेटी उस संदर्भ में रिपोर्ट देगी और इसका ठीक से स्ट्रक्चर करके ये जो हमारा डिफरेंशियल पावर है, टैरिफ है, इसको भी हम लोग ठीक ढंग से लागू करेंगे ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सस्टेन हो पाए, हमारे यहाँ नया इन्वेस्टमेंट आ पाए और साथ साथ उसका कोई मिसयूज न करे। इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चरिंग भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। मैं आज के मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि बीआईए जैसी हमारी जो एक प्रमुख संस्था है, हमारी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। मैं अभी जापान गया था और मैंने देखा कि जापान में बहुत बड़े पैमाने पर चाइना +1 पॉलिसी, इस पर लोग जाना चाहते हैं। वहाँ के सारे उद्यमी चाइना से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन एक समय वो निकलने की जगह अभी चाइना +1 करके इंडिया में आना चाहते हैं और बाद में चाइना से एग्जिट होना चाहते हैं। और यही परिस्थिति दुनिया में सब जगह दिखाई पड़ती है। बहुत भारत के लिए एक लोगों में उत्कंठा दिखाई पड़ती है। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी परिस्थिति एक ऐसे कगार पर खड़ी है कि अगर हम लोग सही पॉलिसीज के आधार पर इन इन्वेस्टमेंट को अपने पास लाए तो पिछले 30 साल चाइना ने फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड के रूप में काम किया, लेकिन अगले दशकों में फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड ये ओहदा भारत को मिल सकता है। इतनी क्षमता आज भारत में हमको दिखाई पड़ती है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, हम 5 ट्रिलियन की ओर जा रहे हैं। जल्दी हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को छूकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने जो पॉलिसीज की, मुझे खुशी है कि 2015 से 2019 तक हर साल महाराष्ट्र ये एफडीआई में नंबर 1 पर था। हम सरकार से चले गए तो 2 साल, एक बार कर्नाटक आगे गया, एक बार गुजरात आगे गया, लेकिन 1 साल में वापस हमने महाराष्ट्र को नंबर 1 लाया है। और अब एफडीआई में महाराष्ट्र ही नंबर 1 है, इन्वेस्टमेंट में महाराष्ट्र नंबर 1 है। और एक असीमित इस प्रकार की संभावनाएं हमको दिखाई पड़ती है। तो मैं बीआईए से भी अपील करूंगा कि ये जो एक रिन्यूड इस प्रकार का इंटरेस्ट ग्लोबल कम्युनिटी का भारत में दिखता है, इसको अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेसेस को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैंने प्राय ये देखा है कि जब हमारे व्यवसाय, हमारे उद्यमी ये जब किसी कंट्री के, किसी स्टेट के या किसी सिटी के एम्बेसडर्स बनते हैं, ये जब एक टेस्टिमोनी जैसी बात कहते हैं, तो उद्योगों का उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास बैठता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर बीआईए इसमें पहल करे तो निश्चित ही हम लोग इसको आगे ले जा पाएंगे। जैसा आप जानते हैं, हमने घोषित किया है कि नागपुर को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में हमको डेवलप करना है। मैंने अभी, आपको पता है कि इस बजट में उसके लिए 1000 एकड़ पर लॉजिस्टिक हब तैयार करने के लिए हम लोगों ने उसका प्रावधान भी किया है। तो उसमें भी आप लोगों की मदद और मार्गदर्शन हमको लगेगा कि जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक लॉजिस्टिक्स की इकोसिस्टम तैयार कर पाएंगे। और आज समृद्धि हाईवे के कारण नागपुर जैसे मुंबई से जुड़ा है, वैसे ही आने वाले दिनों में हम लोग एक और नागपुर गोवा हाईवे तैयार करेंगे कि जिसके कारण हमारा एक साउथ साइड कनेक्टिविटी और दूसरा एक प्रकार से मराठवाड़ा के साथ की कनेक्टिविटी ये भी इम्प्रूव होगी। तो इससे लॉजिस्टिकली भी हमको बहुत फ़ायदा होगा। हम लोग नागपुर हैदराबाद का जो कॉरिडोर है उसको भी ठीक से डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लॉजिस्टिक्स के रूप में जो एक हम लोग जानते थे कि नागपुर जियोग्राफिकली बहुत सूटेबल है, तो आज वो सूटेबिलिटी को एक्शन में हम लोग बदल सकते हैं। इस कगार पर हम पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें आप लोगों की मदद मिलेगी। चीज़ें तो बताने लायक बहुत है, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं भाषण करने के लिए आया ही नहीं हूँ, इसलिए इससे लंबा भाषण नहीं करूँगा। मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि
हमारे उद्योगों के लिए जो भी आपको चेंजेस चाहिए, जो भी आपको मदद चाहिए, सरकार की ओर से जो पॉलिसीज चाहिए, आपके वकील के रूप में, आपके लॉयर के रूप में, आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं महाराष्ट्र सरकार में हूँ। आप जरूर मुझे बताइए और उस प्रकार के जो भी चेंजेस है वो करने की कोशिश मैं निश्चित रूप से करूंगा। फिर एक बार आपने निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद।